व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मयूरी? Producer equilibrium is a psychological phenomena in which producer obtain maximum level of profit. Profit uh, it leads to सेटलमेंट ऑफ output produced by the producer which cannot argue to change. मयूरी बोल पाओगे? it leads to settlement of output which cannot argue to change. हाँ, Produced by the producer which cannot argue to change. बढ़िया बात बात। सारे बच्चे रिवाइज करवा रहा हूँ बच्चों। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अभी अभी इस बच्चे ने बोला है। अब ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मुझे आपसे पूछना है अकॉर्डिंग टू आइसोक्वेंट कर्व। आइसोक्वेंट कर्व। तो मेरा क्वेश्चन आ रहा है, आइसोक्वेंट कर्व होता क्या है यश खंडेलवाल? Various possible combination of two factors of production. Two factor of production. भैया ये रुकने का काम क्यों हो जाता है? चैप्टर खत्म करा दिया मैंने भैया। The various possible combination of two factors of production which leads to same level of output known as ting tong isoquant curve. Repeat, Yash. Various possible combination of two factor of production which leads to settlement of output is known as isoquant. भैया ये पेंडेमिक के चलते फिजिकली बुला नहीं पा रहे हैं, नहीं तो मुझे लगता है आप सबकी क्लास चाहिए। फिजिकली सामने डांटने वाला काम है। चैप्टर करा दिया, इतना इंटेलिजेंसी है, इतनी कैपेसिटी है ये। अरे यश, क्या समस्या क्या है बच्चे? क्या कहीं नौकरी? थोड़ा हाँ। थोड़ा सा स्किप हो गया था। अरे भैया, पेपर में गड़बड़ हो गई, कोई टोकने वाला भी नहीं मिलेगा वहां तो। नुकसान का मतलब नुकसान। तुम चीजों को इतना लाइट कैसे ले रहे हो? थोड़ा सिंसियर होकर जिम्मेदारी के साथ जो करा दिया है का मतलब बार बार रिवीजन का काम है। पूरा दिन 24 आवर्स का इतना बड़ा दिन। और कुछ बच्चों की तो क्लास में, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कैपेसिटी इतनी कि वो ट्वेल्थ में 12 15 16 घंटे की सेल्फ स्टडी। तो जब इतना बढ़िया स्टेमिना है तो फिर ये मामला गड़बड़। क्लास तो हम लोग सिर्फ 3 आवर्स की ले रहे हैं सिर्फ। इतना बड़ा दिन है आपके पास, 10 10 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी की कैपेसिटी है। अरे पढ़ाई नहीं हो रही क्या यश? यह कम हो रही है। तो ये मामला गड़बड़ ना करो भाई। सिर्फ, अरे क्या गिनती के 4 सब्जेक्ट है, 4 ही सब्जेक्ट है सिर्फ, और उसमें से 3 ही चल रहे हैं अभी तो। और क्या वो सारा का सारा तो कर ही रख। अब अकाउंट्स में भी, अरे अकाउंट्स में क्या चल रहा है यश? ये आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चीजें देखो, बेसिक 2 साल का बेसिक है आपके पास हर सब्जेक्ट में। तो आपकी तैयारी ज्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। हम कह रहे हैं नाम के आगे सीए लगा दिया, आप कह रहे हो छोड़ो ना भैया, बाद में देखेंगे। हाँ जी। आइसोक्वेंट कर्व अभी अभी यश ने बताया। तो भैया ये पेपर स्किप मत कर देना रिजल्ट के मामले में, ये रिजल्ट चाहिए और रैंक सर्टिफिकेट के साथ चाहिए। मेरा क्वेश्चन कुंदन से दोबारा, आइसोक्वेंट कर्व रिपीट। Various possible combination of two factors of production which leads to same level of फिर मैंने यहाँ आइसोक्वेंट मैप की चर्चा करी थी। डिफरेंट डिफरेंट आइसोक्वेंट कर्व रिफ्लेक्ट द डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट एज सुन एज द आइसोक्वेंट कर्व इज फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन गिव्स द हायर लेवल ऑफ आउटपुट। इसके अलावा मैंने 4 फीचर्स आपको याद कराए थे आइसोक्वेंट कर्व के। ये फीचर अनुषा सुना रही है। फीचर ऑफ आइसोक्वेंट कर्व 4। नंबर 1, Higher the isoquant curve, higher level of output. Convex to origin, downward sloping. 3 हुए हैं, एक रह गया। Two isoquant curve never intersect each other. बढ़िया। तो आइसोक्वेंट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। नंबर 2, ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन। नंबर 3, टू आइसोक्वेंट कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हायर आइसोक्वेंट कर्व रिफ्लेक्ट द हायर लेवल ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन। फिर मैंने यहाँ पर बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ता है एज ए प्रोड्यूसर जेब में पैसा कितना है। इसके लिए नया टर्म आ रहा है आइसोकॉस्ट लाइन। आइसोकॉस्ट लाइन। और अब की बार कनन, कनन जैन, आइसोकॉस्ट लाइन मीनिंग
जितेश रातावाल, भैया नहीं आता, मना कर दिया करो। Availability of money in the pocket of producer, which spent on various possible combination of two factors of production, is known as isocost line. बढ़िया, द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द पॉकेट ऑफ प्रोड्यूसर विच इज फुली यूटिलाइज इन द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर आइसोकॉस्ट लाइन का स्लोप पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ। स्लोप, मैंने इक्वेशन नहीं मांगी आपसे, स्लोप पूरी क्लास जो बताना चाहे, गलत सही की कोई चिंता नहीं है। बोलो जी, बोलो यश। बिना यार, हाँ जैसा मतलब डिमांड का वैसे इसका हाँ डेल्टा बिल्कुल बिल्कुल, बोल डेल्टा, बिल्कुल डेल्टा आउटपुट या डेल्टा। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ। अरे डिमांड कर्व के स्लोप की बात करें, इंडिफरेंस कर्व की बात करें, बजट लाइन की बात करें, आइसोक्वेंट कर्व की बात करें, टेक्निकली डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा वाई का मतलब है वाई एक्सिस पे जो भी डाटा लगाओ, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। अब मुझे यहाँ बता दो, चेंज इन वाई, अरे वाई पर क्या लगा रखा है आपने? लेबर है जी, वाई लेबर पर लेबर है, कैपिटल है वाई पर, Labor. Capital. कैपिटल, तो डेल्टा कैपिटल डिवाइडेड बाय डेल्टा लेबर। अरे बात समझ में आ रही है हाँ बच्चे? भैया। एक और तरीका है, पी एक्स बाय पी वाई बताया था, एक्स एक्सिस का कीमत डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस का कीमत। मुझे बता दो यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या लगा हुआ है? लेबर। लेबर का दाम क्या होता है? वेज रेट, डिवाइडेड बाय दूसरे का दाम क्या होता है? कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया यश? स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन। हाँ भैया। अब इक्वेशन की चर्चा करेंगे। अरे याद कराया हुआ, सुन रहा हूँ बच्चों। प्रीति भारद्वाज, आपका नंबर है, आपको बताना है इक्वेशन आइसोकॉस्ट लाइन। Labor into wage plus rate of interest into capital is equals to cost. क्या बढ़िया बात है, ये कॉन्फिडेंस चाहिए पूरी क्लास का, ये कॉन्फिडेंस चाहिए बोलने का। और अब यहाँ पर अंतिम शब्द है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। लैंग्वेज तो आप लोगों ने सुना दी है, मुझे इसकी कंडीशन चाहिए। मैं लैंग्वेज एक बार दोबारा बोल देता हूँ, कंडीशन प्रीति सुनाएगी। प्रीति, एक बार मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना वेयर प्रोड्यूसर ऑब्टेन द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। इट लीड्स टू सेटलमेंट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर व्हिच कैन नॉट आर्ग्यू टू चेंज। तो अब आइसोक्वेंट कर्व के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन? प्रीति भारद्वाज, स्लोप ऑफ Slope of isoquant curve is equals to slope of isocost line. बढ़िया बढ़िया। स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? एम आर, बताया था मैंने। अरे क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल। और स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन, आइसोकॉस्ट लाइन अभी बताया है, क्या लिख सकते हो? वेजेस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट या डेल्टा के बाय डेल्टा एल। अरे बात समझ में आ गई यश? हाँ भैया। एलएसी का मीनिंग पूछ रहा हूँ सुरेंद्र से। एलएसी मीनिंग? So, per unit average cost in the longer run. पर यूनिट एवरेज कॉस्ट इन लॉन्ग पीरियड। फार्मूला सुरेंद्र? Formula, sir, aggregate of all the like average cost of all the periods of the time span. अरे एलटीसी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट। लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट। एलएसी का मीनिंग याद कराया, फार्मूला याद कराया। मेरा क्वेश्चन है अब, एलएसी की शेप कैसी होती है सुरेंद्र? So U shape. एलएसी की यू शेप होती है। अब एलएसी क्या होता है? सारे एसएसी का टेंजेंशियल, सारे एसएसी इसके ऊपर टेंजेंशियल होते हैं। मैं समझा चुका हूँ ये बात, टेंजेंशियल होते हैं, जिसकी वजह से एलएसी का नाम बताओ, जितने भी नाम मैंने बताए थे सुरेंद्र। Envelope curve. अगला डिसीजन मेकिंग कर्व। अगला Planning. तो भैया मैंने बताया था एलएसी एनवेलप कर्व, क्योंकि इसमें सारे एसएसी टेंजेंशियल है, टच करते हुए जा रहे हैं, नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट हवा में, इसीलिए एनवेलप कर्व। सारे एसएसी के डिसीजन मेकिंग कॉम्बिनेशन को मिला दिया, एलएसी बन रहा है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग कर्व। और वो डिसीजन मेकिंग कॉम्बिनेशन बनाने से पहले उतनी प्लानिंग करी, इसीलिए इसे प्लानिंग कर्व। अब मेरा क्वेश्चन है अनुषा से, एसएसी की शेप यू शेप होती है, क्यों? एक्सप्लेन। In the initial stage, SAC is false because better utilization of variable factors.
ए भगवान, वेरिएबल फैक्टर है कि फिक्स फैक्टर? Sir, fixed factor, sorry. हाँ तो गड़बड़ ना करो भैया। Then SAC is minimum due to optimum utilization of fixed factors. Then SAC is rising due to overutilization of fixed factors. बढ़िया। अरे एवरेज कॉस्ट या शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज यू शेप बेस्ड ऑन 3 फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब मैं बात कर रहा हूँ एलएसी की, लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट की। इन द इनिशियल स्टेज एलएसी स्टार्ट्स फॉलिंग, फिर मिनिमम और फिर राइजिंग। यश मुझे रीजन चाहिए। In the initial stage, LHC starts fall due to economizing और or इंक्रीजिंग increasing returns to a scale. In the further stage, LHC is minimizing due to constant returns to a scale. At last, LHC is rising due to diseconomies and decreasing returns to a scale. So LHC's U-shape basically depend on law of returns to a scale. ऑल द 3 फेजेस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। बढ़िया। अरे मयूरी सब क्लियर हो गया ये सब? Yes, sir. मेरा और क्वेश्चनों पर जाना चाह रहे हैं, बस एक बारी मेन एरिया दोबारा डिस्कस करना चाह रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना भैया, चीज़ें आती हैं लेकिन पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और गड़बड़ झाला, नेगेटिव मार्किंग मिलती है साथ में। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में प्रोडक्शन के बढ़ने पर रिलेशन बताओ। क्वेश्चन ध्रुव को बताना है। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एज सुन एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेस द डिफरेंस बिटवीन, ध्रुव। Difference between AC and AVC becomes narrower and difference between AC and FC become broader. मेरा क्वेश्चन है ध्रुव, क्या एसी और एवीसी कभी एक दूसरे को काट पाएंगे? नहीं भी। सुरेंद्र से मेरा क्वेश्चन है, क्या एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटते 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 एक दूसरे को काट सकते हैं? सुरेंद्र। घटते घटते मतलब राइज होते होते ना। अरे डिफरेंस कम हो रहा है ना, देखो एसी हाँ। और एवीसी का डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो क्या ये एक दूसरे को काट सकते हैं या बराबर हो सकते हैं एसी एवीसी? नहीं, क्यों? कारण चाहिए सुरेंद्र। AFC जीरो नहीं हो सकता। क्या बढ़िया बात है, ये तैयारी का लेवल चाहिए, क्योंकि एएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता और ये सबने याद कर रखा है। फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यू टू इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ आउटपुट, डिविजिबिलिटी फॉल्स बट नेवर इक्वल टू जीरो। जिस दिन एएफसी जीरो हो जाएगा या एक्स एक्सिस को काट देगा, उस दिन एसी एवीसी के बराबर हो जाएगा या एक दूसरे को काट देंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि एएफसी जीरो नहीं हो सकता। पेपर वाला ऐसे ही टिक कराएगा। और ये तैयारी है का मतलब भैया 100 नंबर की तैयारी कर लो बस, सर्टिफिकेट मिलने की कमी है, अदरवाइज तैयारी है अगर ऐसा पोजीशन बनाना है तो। अरे थोड़ा सा बीसी के भी चर्चा कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा है, एक बारी में रट्टा नहीं लगा पाओगे, रोज रोज सुनोगे। बीसी के में बहुत सारा बस रट्टे जैसा ही है ना कुछ याद करने वाला, तो थोड़ा उसकी चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन पर जाने से पहले। अरे याद कराया था, याद हो गया बच्चों? एनटीपीसी। अरे यश याद कराया था, याद हो गया? हाँ भैया। तो सारे बच्चे ध्यान से शुरू करते हैं एक बारी, जितना कराया। एनटीपीसी बोलो बच्चे, फुल फॉर्म। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जल्दी बताओ एस्टैब्लिशमेंट ईयर। 1975। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। और चेयरपर्सन बताया था इसका गुरदीप सिंह। बढ़िया बात। हिंदुस्तान का पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हिंदुस्तान में बिजली बनाने वाली सबसे बड़ी यूनिट एनटीपीसी। कोयले से बिजली बनती है, थर्मल पावर प्लांट्स। पानी से बनती है, जल्दी बोलो क्या? हाइडल पावर प्लांट। फिर मैंने यहाँ आपको बात याद कराई, पावर ग्रिड, जो पावर हाउस से आपके शहरों में बिजली का ट्रांसमिशन का काम करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर जल्दी जल्दी बोलेगा बच्चे। यश 1989। हेडक्वार्टर बताओ। गुरुग्राम। गुरुग्राम। और इसमें सीएमडी मैनेजिंग डायरेक्टर आर.एन. नायक। आर.एन. नायक, क्या बढ़िया बात है। सीआईएल फुल फॉर्म बोलो बच्चों। कोयला कोल इंडियन लिमिटेड। कोयला निकालने की भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनी। अरे यहाँ मैंने नॉलेज के लिए बताया था, सबसे बढ़िया क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया क्वालिटी? पीट।
तो भैया कोल इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिशमेंट ईयर बोलो, 1975 हेडक्वार्टर कलकत्ता और चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल प्रमोद अग्रवाल। हिंदुस्तान की सबसे अमीर कंपनी का नाम बताओ। रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अब देखो पीएसयू की बात नहीं कर रहा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पुराना याद कराया था पहले वो डिस्कस कराया। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हेडक्वार्टर कोई बताएगा? मुंबई, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1966, इसका चेयरमैन और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मुकेश अंबानी। एक बार ये सारी बात मयूरी दोबारा बोलेगी। कंपनी का नाम, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर और चेयरमैन मुकेश अंबानी। शॉर्टकट में मैंने लिखा है, जल्दी। Reliance India Limited नहीं, established. इंडिया नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाँ, establishment year 1966, headquarter Mumbai और मुकेश अंबानी managing director. मुकेश अंबानी चेयरमैन एंड चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड बताओ पूरी क्लास। एलोन मस्क। नहीं ये एलोन मस्क, अरे एलन मस्क नंबर 2 पर है, नंबर 1 वाला बताओ भैया। नंबर 1 पेपर में है। वॉरेन बर्नट ऐसे कुछ है। नहीं, अरे ये वही तो था भी रिसेंट। कौन? वॉरेन बर्नट ऐसे कुछ था मतलब। अरे अमेज़न का सीईओ। भैया वो नीचे हो गया, नहीं, शेयर के अभी- प्राइस गिरने से। अरे अभी अगर मैं आज की बात करूं तो आज 19.6 ट्रिलियन नंबर 1 पर चल रहा है, और एलन मस्क नंबर 2 पे चल रहा है 16 ट्रिलियन। फंड भी बता रहा हूं आपको। अरे रिचेस्ट पर्सन जल्दी बोलो क्या है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस, सीईओ ऑफ अमेज़न, 19.6 ट्रिलियन फंडिंग के साथ। एलन मस्क नंबर 2 पर चल रहा है, 16 ट्रिलियन है करीब करीब। वापस आ जाते हैं जी, वापस आ जाते हैं। इंटरनेशनल कंपनियों की प्रोफाइल भी तैयार करी है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड याद कर लिया, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1966, हेडक्वार्टर मुंबई, और इसके चेयरमैन और सीएमडी कौन है बच्चों? जल्दी से मयूरी, मयूरी चेयरमैन का नाम बताओ बच्चे। अरे क्या हुआ चैतन्य? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। अगला नाम मैंने लिखा है विप्रो लिमिटेड। विप्रो लिमिटेड, अरे नाम सुना है किसी ने? वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। है जी, क्या बोला है? दोबारा बोलेंगे। वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। बहुत सारे, अरे बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करता है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर कोई बच्चा बता पाएगा? विप्रो का 1945, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, पुराने जमाने में बेंगलोर, आजकल बेंगलुरु बोलते हैं। और इसके फाउंडर कौन थे? अरे हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी से पहले रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, अजीम हुसैन प्रेम जी। आजकल इनका बेटा गद्दी पर है, तो चेयरमैन आजकल कौन है कोई बच्चा बता सकता है? ऋषद प्रेम जी। अरे कौन है चेयरमैन आजकल विप्रो लिमिटेड के? यश, ऋषद प्रेम जी। तो याद कर लो, पुरानी वाली बात पेपर में आएगी नहीं। और जो अजीम हुसैन प्रेम जी की फंडिंग है वो कम कैसे हो गई है? हिंदुस्तान के रिचेस्ट पर्सन कई सालों तक रहे। तो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट 5 डोनर्स की अगर बात करें तो उनमें जो टॉप मोस्ट 5 डोनर्स जो हर साल करोड़ों रुपए की फंडिंग, 1-2 करोड़ नहीं कह रहा, करोड़ों रुपए की फंडिंग हर साल करते हैं, उनमें अजीम हुसैन प्रेम जी और टाटा सन्स, ये 2 कंपनियां टॉप मोस्ट हैं डोनेशन के मामले में। और इनका मेजर जो फंडिंग जाता है वो एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा रहता है, और हेल्थ सेक्टर पर सबसे ज़्यादा इनका रहता है। तो वापस आ रहा हूँ, विप्रो एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1945, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और चेयरमैन कौन बताएगा? ऋषद प्रेम जी। यश दोबारा रिपीट करो। विप्रो लिमिटेड एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1945, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषभ प्रेम जी। अगली बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर। इन्फोसिस बहुत बाद में एस्टैब्लिश हो रही है, 1981 में। 7 दोस्त थे, सातों के सातों इंजीनियर थे, 10,000 रुपए से कंपनी शुरू करी थी। फाउंडर का नाम NM, कौन बताएगा? नारायण मूर्ति। फाउंडर नारायण मूर्ति। और
उन 7 दोस्तों में से एक दोस्त आजकल इसका चेयरमैन बना हुआ है। कौन? नंदन नीलकानी। मैंने पीछे एक और डिपार्टमेंट में इसके बारे में बात बताई थी। तो बच्चों पहले तो याद कर लो, इन्फोसिस लिमिटेड हिंदुस्तान की पहली कंपनी जो इंटरनेशनल मार्केट में जिसके शेयर्स लिस्टेड हुए थे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, पूरी दुनिया में सबसे पहली कंपनी हिंदुस्तान की जिसके शेयर मार्केट में शेयर्स बिकने के लिए गए थे। कौन सी? इन्फोसिस। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1981, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और इसके चेयरमैन आजकल कौन है? नंदन नीलकानी। रिपीट करो, इन्फोसिस। कोई भी बच्चा, कुंदन रिपीट करो। Sir, Infosys Limited, year 1981, headquarter Bengaluru, and chairman is Nandan Nilekani. नंदन नीलकानी। इस आदमी का नाम मैंने पीछे लिया था एक डिपार्टमेंट में। अरे कुंदन से पूछूंगा, कुंदन आपका आधार बना हुआ है, आधार कौन सी संस्था ने बना रखा है? नाम बताओ। UIDAI. नाम फुल फॉर्म बताना है, शॉर्टकट तो मैंने लिख दिया। UIDAI, Unique Identification Authority of India. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद करा चुका हूं मैं। पहली बार आधार कब बना? 2009 में। आधार एक्ट कब पास हो रहा है? 2016 में, जिसके बाद आधार की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। प्रॉपर्टी की सेल परचेज, गवर्नमेंट की सब्सिडीज लेना, तो उन सब में आधार की जरूरत है। कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया आधार। तो ये डिपार्टमेंट जब बना था तो सबसे पहली बार इसके चेयरपर्सन कौन बने थे? नंदन नीलकानी। आजकल कौन है भैया? अरे चेयरमैन कौन है? यश सौरभ गर्ग तो सीईओ है। सत्यनारायण चेयरमैन, और सौरभ गर्ग इसी साल चेंज हुए हैं, वो सीईओ। UIDAI। आगे बात करते हैं बच्चों। अरे यश, पेट्रोल पंप देखा है कभी? ये देखा है। तो बताओ BPCL की फुल फॉर्म। खबरदार मना भारत कर। पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड। बिल्कुल बढ़िया। अरे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PSU पर फिर दोबारा आ गए हैं। PSU की बात कर रहा हूं हम दोबारा। PSU, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1952, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन D राजकुमार। सुरेंद्र दोबारा बोलो। So, establishment year 1952, PSU है और चेयरमैन राजकुमार। हाँ, D राजकुमार, या राजकुमार से भी ऑप्शन खत्म होता है। तो ये सबको मालूम है BPCL की फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसके मोनोग्राम, अरे लोगों के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। लोगो बना, अरे पेट्रोल पंप पर लोगो देखा है ना बच्चे? लोगों के असाइनमेंट करा दूंगा, लोगों के असाइनमेंट करा दूंगा। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1952, हेडक्वार्टर मुंबई, D राजकुमार चेयरपर्सन। अगली बात करते हैं, अब की बार मयूरी बताएगी। IOCL, अरे पेट्रोल पंप की बात हो रही है, मयूरी। सर नहीं पता। अरे अब मयूरी कह रही है हमारा क्या काम पेट्रोल पंप पे जाने का। अनुषा, IOCL, अरे इंडियन ऑयल, हाँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बढ़िया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन याद कर लो, पहले पूरा नाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1959, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और चेयरमैन संजीव सिंह। कौन रिपीट करेगा? जितेश। IOCL, Indian Oil Corporation Limited, establishment year 1959, headquarter New Delhi, chairman का नाम संजीव सिंह। संजीव सिंह। PSU की चर्चा कर रहा हूं। गेल की फुल फॉर्म जितेश। गैस अथॉरिटी, अरे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल की फुल फॉर्म भारत सरकार की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। PSU गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यश दोबारा बोलो, गेल की फुल फॉर्म। अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1984, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और यहाँ चेयरमैन है मनोज जैन। पहले तो मेरा क्वेश्चन है, गेल का काम क्या है? गेल क्या, अरे BPCL और IOCL बता दिया पेट्रोल पंप पे पूरे हिंदुस्तान में। गेल की बात पूछ रहा हूँ, फुल फॉर्म याद कर लिया आपने? गेल का क्या काम है? यश, पूरे हिंदुस्तान में गैस को की मार्केटिंग और ट्रांसमिशन का काम भारत सरकार की कंपनी गेल करती है।
एक शहर से दूसरे शहरों में पाइपलाइन बिछा के गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम। यश समझ में आ गया? गेल हाँ भैया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, काम बता दिया है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1984, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। मनोज जैन, यश रिपीट करो पूरी लाइन। GAIL की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1984 और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसके अभी चेयरमैन है मनोज जैन। मनोज जैन। ओएनजीसी, ओएनजीसी फुल फॉर्म चाहिए, पीएसयू की बात कर रहा हूँ। आर्यन आप बोलो। आर्यन, ओएनजीसी। ऑयल, भैया ऑयल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, रिपीट करो आर्यन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। एक बार कनन दोबारा बोलो, ओएनजीसी की फुल फॉर्म। Oil and Natural Gas Corporation. बढ़िया। अब मेरा क्वेश्चन है, ओएनजीसी करता क्या है? कंपनी का नाम याद कर लिया। चेतन बताओ ओएनजीसी क्या करता है? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिफाइनरी, सबसे ज्यादा ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट करने का काम जो कंपनी करती है, भारत सरकार की कंपनी ओएनजीसी। क्लियर है? चेतन क्लियर है? यस सर। हिंदुस्तान, मेरा फिर अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान में सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी कौन सी स्टेट में लगी? पूरी क्लास से क्वेश्चन है। सबसे पहली रिफाइनरी या सबसे पहला तेल का कुआं कौन सी स्टेट में? पूरी क्लास। अरे कोई तो बोलो, अरे तुक्का ही मार दो। अनुषा पता नहीं, तुक्का मारने तो कोई भी स्टेट कर दो। ये जामनगर। नहीं नहीं नहीं, अरे जामनगर, जामनगर पहली बात तो स्टेट नहीं है, सीधा बोलो ना गुजरात। स्टेट की बात पूछिए मैंने, जामनगर को स्टेट थोड़ी ना बच्चे। अरे यश, जामनगर स्टेट है तो फिर तो भैया सबसे पहली रिफाइनरी हिंदुस्तान में असम में लगी अंग्रेजों के जमाने में। जिस जगह पे तेल के कुएं निकले थे उस जगह पे एक लड़का अपने गांव के जानवरों को चराने के लिए, अरे समझ में आता है सुरेंद्र, गांव में जानवरों को चराने के लिए गांव से बाहर ले जाते थे सुरेंद्र। हाँ भैया सुन रहा हूँ। तो वो चराने के लिए बाहर लेके गया, तो रास्ते में प्यास लगी तो उसने कुल्हाड़ी से जमीन पे, अरे पानी निकालने के लिए कुल्हाड़ी चलाई, तो पानी की जगह तेल का कुआं, तेल निकला। और अरे उसने डिग करा था उस लड़के ने, तो वो जगह उसी दिन से अंग्रेजों ने रख दी डिग बॉय। आज भी ये जगह डिग बॉय के नाम से है। डिग बॉय में हिंदुस्तान की पहली रिफाइनरी लगी। पहली रिफाइनरी कहाँ पर है? ये असम में। अरे ये याद हो गया अनुषा? यस सर। फिलहाल मैं ओएनजीसी पर आ रहा हूँ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन सबसे ज्यादा, अरे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे प्लेयर हैं रिफाइनरीज के, रिलायंस वाले भी हैं और भी बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सबसे बड़ा कंपनी भारत सरकार की जो सबसे ज्यादा ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट करती है, वो है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1956। हेडक्वार्टर, अरे देहरादून के बारे में सुना है? देहरादून कहाँ पर है? देहरादून इज द कैपिटल ऑफ, पढ़ने महक खंडेलवाल, देहरादून इज द कैपिटल ऑफ। अरे कहाँ हो, इतने सारे बैठे हो बच्चों? भैया उत्तराखंड। उत्तराखंड। ये बाकी क्यों नहीं कर, ये बाकी की नॉलेज कहाँ है बच्चों? देहरादून हेडक्वार्टर है, और देहरादून बोल रहा हूँ तो उत्तराखंड समझ जाओ, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। और यहाँ पर चेयरमैन याद कर लो, शशि शंकर। शशि शंकर, रिपीट करो मयूरी, रिपीट करो। अरे यश रिपीट करो। Oil Natural Gas Corporation, establishment year 1956, headquarter देहरादून, और मैनेजिंग डायरेक्टर है शशि शंकर। शशि शंकर। बढ़िया बढ़िया भैया, नाम थोड़ा सा ठीक कर लो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। कुंदन दोबारा बोलेगा ओएनजीसी के बारे में पूरी लाइन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1956 और देहरादून में है, और शशि शंकर। बढ़िया। अरे बीसीके में ना सबसे बड़ा चैप्टर यही चैप्टर है, तो इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा याद कराने का काम, और रट्टाफिकेशन पर बेस्ड है। और ये नाम बदल जाते हैं समय के साथ साथ, जो आज याद करोगे कल को रहने वाले नहीं है, पर तुम्हारे पेपर के लिए यही नाम टिक होने हैं, तुम्हें नंबर लाने हैं, तो यही याद करने हैं।
प्रीति याद हो गए सारे? सुन लूं? यस सर। विप्रो के चेयरमैन का नाम बताओ प्रीति। ऋषद प्रेम जी। क्या बढ़िया बात है। इन्फोसिस प्रीति। एक मिनट, नंदन नीलकानी। देख के बता रहे हो? नहीं, सोच के। अच्छा बढ़िया। सीआईएल की फुल फॉर्म बताओ। कोल इंडिया लिमिटेड। बढ़िया बात। पावर ग्रिड का चेयरमैन। नहीं, वो नहीं पता। अरे नायक से याद कर लो ना। अरे सामने लिखा तो हुआ है, आर एन नायक। आर एन नायक, रिपीट करो बच्चे। आर एन नायक। एनटीपीसी का बताओ। अरे जीएस लिखा हुआ, फुल फॉर्म बोलो। गुरदीप सिंह। हाँ, गुरदीप सिंह। तो वापस आते हैं जी अपने चैप्टर पर। तो प्रिसाइज नोट्स मैंने सबको भेज दिए थे, पीडीएफ में भी, बीसीसी ऐप पर भी लगा दिया बच्चों। यस, सबने पढ़ लिए क्या प्रिसाइज नोट्स? ईच एंड एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसमें। एमसीक्यू 25 तक पढ़े हैं। ए भाई, ये गड़बड़ तुम क्यों करते हो? सुरेंद्र पढ़ लिए सारे? हाँ, आधा पढ़े थे। अरे भैया आधा मैं फिर कैसे क्वेश्चन पे कैसे जाऊंगा? आधे का मतलब मैं उसके मेजर एरिया एक बारी सारे अब डिस्कस नहीं करूंगा। अब ये आज पढ़ लेना भैया, नहीं तो मेरे क्वेश्चन बैंक अटक जाएगा आपका। तो मैं मेजर एरिया जहाँ पर कुछ सीखने लायक हो सकता है सिर्फ वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो भैया इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नंबर 4, पूरी क्लास सप्लाई कर्व ऑफ लेबर कैसा होता है पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ, जिसको जो लगे बताओ। बैकवर्ड बेंडिंग। दोबारा बोलेगा, क्या बोला है? बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब क्या होता है? अरे सप्लाई, मतलब मेरा क्वेश्चन, एक मिनट रुक 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 जितेश रुक। पहले तो जितेश मुझे सप्लाई का मीनिंग बोल रहा है। सप्लाई इज द अरे बोलो। willing to sell. विलिंग टू सेल, चलो शॉर्टकट में बोल दो। टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट ए पर्टिकुलर प्राइस, बिल्कुल ठीक है, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लॉ ऑफ सप्लाई बोलो बच्चे। लॉ ऑफ सप्लाई मैं बोलूं? वही बोल। अरे जितेश का ही नंबर चल रहा है। ठीक है भैया। when other things being constant, there is a same relationship between supply, quantity supplied and quantity price of a commodity. ए भाई, अरे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी, क्लियर है? नहीं। अब बात हो रही है सप्लाई कर्व कैसा होता है। सबको मालूम है सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, सबको मालूम है। तो यहाँ पर बात हो रही है लेबर का सप्लाई कर्व कैसा होगा। अनुषा, लेबर का सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग। का मतलब नहीं पता है? फिर ऐसे कैसे रट्टा मार लोगे बस। ये मैंने बना दिया सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, बैकवर्ड बेंडिंग। ये याद कर लो, इस दुनिया में ये अजूबा है। सारे सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग चलते हैं, सिर्फ लेबर का सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब। पूरी क्लास नॉर्मली वर्किंग आवर्स को बढ़ाने पर लेबर का वेज रेट बढ़ता है। शुरू में कोई गांव से आया है, अनस्किल्ड है, ज़्यादा काम करेगा, वर्किंग आवर्स ज़्यादा बढ़ाएगा तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर, अरे 24 घंटे में 12, 16, 18 घंटे से ज़्यादा काम तो कर नहीं पाएगा। जब 18 घंटे काम करेगा तो नॉलेज हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में वो स्पेशलाइज हो जाएगा, तो पहले से कम काम कर, अरे क्या बन जाएगा? मिस्त्री बन जाएगा। अरे समझते हो ना? अनस्किल्ड से स्किल्ड वर्क हो जाएगा, ठेकेदार बन जाएगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, काम कम करेगा पैसे ज़्यादा मिलेंगे, मिस्त्री को पैसे ज़्यादा मिलते हैं। फिर ठेकेदार बन जाएगा, और कम काम करेगा ज़्यादा पैसे लेगा। बिल्डर बन जाएगा, और कम काम करेगा और ज़्यादा पैसे मिलेगा। अरे बात समझ में आ रही है? सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग। जितेश, हाँ भैया। एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी। सुरेंद्र, बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। ये बढ़िया वाली बात है बच्चों एग्जाम के लिए। तो खाली शेप याद नहीं करनी, उसका रीजन भी मालूम होना चाहिए। तो लेबर का सप्लाई कर्व इज ऑलवेज बैकवर्ड बेंडिंग, ये पॉइंट नंबर 5 में लिखा है। आगे चलते हैं। तो बस ऐसे पॉइंट थोड़े से डिस्कस कर लेता हूं जहां किसी को गड़बड़ कंफ्यूजन हो सकती है। बट ये सारे पढ़ने हैं, और कोई दिक्कत होगी तो अगली क्लास में सबसे पहला काम यही पूछने का है। बच्चों ये
पॉइंट नंबर 20, ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए आपको। इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है अनुषा, जल्दी बोलो। Counting cost plus implicit cost. हाँ, अकाउंटिंग कॉस्ट एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट बोल दो, या अकाउंटिंग प्लस नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट बोल दो, सबको समझ में आ गया। अरे इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं है, उसके साथ साथ उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी जोड़ा जा रहा है। तो टोटल रेवेन्यू में से इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस करो तो क्या आता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये बात क्लियर होगी? अरे एमसीक्यू में यूज करेगा वो, यश ये बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट, बस ये इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट ये दोनों इंपॉर्टेंट एरिया है। अरे नाम देखकर पेपर में अमाउंट चेक करना। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो आपकी किताबों में, अकाउंट्स की किताबों में डिक्लेयर होता है, अरे जल्दी बताएगा यस। टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग। अरे किताबों में जो कॉस्ट दिखाते हैं उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो अकाउंट्स का प्रॉफिट है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट है। लेकिन हमारी इकोनॉमिक्स में वो प्रॉफिट नहीं है, हमारी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है जिसमें टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। अरे सुरेंद्र ये बात समझ में आ रही है डिफरेंस? हाँ भैया। हाँ, तो इसको लेकर वो क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर मांग सकता है, थ्योरेटिकली टिक करा सकता है। तो अगली बात करते हैं। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर यश टीसी किसके बराबर होता है? एससी के। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। अरे सैचुरेशन पॉइंट समझाया था मैंने बचपन में, अरे जल्दी बताओ। इनडिफरेंस कर्व में समझाया था। मोनो, अरे सैचुरेशन अजम्पशन हाँ समझाई भैया, थी मोनोटोनिक कि प्रेफरेंस। हाँ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, और कभी भी आप नॉन स्टेटी, नॉन स्टेटी याद आ रहा है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन को ऑब्टेन नहीं कर सकते। कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? सैचुरेशन पॉइंट जहाँ पर प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है वहाँ पर एमपी क्या होती है, जल्दी बोलो। 0। सबने याद कर रखा है, डायग्राम बना रखे हैं। टीपी मैक्सिमम होती है सैचुरेशन पॉइंट पर, उसके बाद तो नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, एमपी नेगेटिव हो जाता है, टीपी स्टार्ट फॉलिंग। अरे एमपी नेगेटिव का मतलब है एफिशिएंसी टू डू द वर्क नेगेटिव हो जाती है, नुकसान हो रहा है। पैसा तो दे रहे हो, प्राप्ति नहीं हो रही, उल्टा नुकसान हो रहा है, एमपी नेगेटिव। अरे बात समझ में आ रही है? इसके बाद एफिशिएंसी टू डू द वर्क नेगेटिव। यस, तो बस यहाँ और कुछ डिस्कशन करने वाला नहीं है, क्वेश्चनों पर चल रहे हैं, आपको जवाब देना है। एक एक करके खेल शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर सुरेंद्र। Which of the following considered production in economics? मैंने बताया था production increase in the utility of a commodity is known as production, classified in 3 types. Change the shape, change the place, change the time. Surendra answer. यश, यश क्या बोला है? ए पार्ट। बढ़िया, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अरे मयूरी समझ में आ रहा है? अरे यश नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आज? नहीं भैया। अनुषा समझ में आ रहा है? टिलिंग ऑफ सॉइल। Yes, sir. आगे चलेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अनुषा आपका नंबर है। अब जिसको पूरे चैप्टर की तैयारी है, डायग्राम, सारी पोजीशंस, ईच एंड एवरी पॉइंट, तभी कर पाएंगे। वो कह रहा है एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। अरे सही गलत में से एक सही है, 3 गलत है, जल्दी बताना है। Sir, A part. अरे आर्यन बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। अरे आप लोगों ने याद करा है एपी और एमपी, डायग्राम सामने बना के दिखा रहा हूँ। एपी उल्टा कटोरा, और एपी मैक्सिमम होता है कब? जब एमपी घटते हुए उसको काटता है। तो पहली वाली बात ठीक हो गई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर पहला गलत होता तो जब तक हम आगे जाएंगे, जब तक आंसर नहीं मिल जाए। तो बोल रहा है एवरेज प्रोडक्ट
मैक्सिमम होता है एपी जब एमपी इसके बराबर होता है। अरे मयूरी क्लियर है? प्रणय, आर्यन, चैतन्य? हाँ भैया। Yes, sir. Yes. आर्यन आपका नंबर है तीसरा क्वेश्चन। आर्यन, हाँ, विच ऑफ द भैया बता। फॉलोइंग इज, हाँ भैया लैंड के फीचर्स मैंने आपको याद कराए हैं, आपकी बुक में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर 3 फीचर्स लैंड के हैं, एक लैंड का फीचर नहीं है। कौन सा लैंड का फीचर नहीं है? भैया डी पार्ट। भाई क्या बढ़िया बात है। वो कह रहा है लैंड हमारे पूर्वज, अरे फोर फादर हमारे पूर्वज बना के गए थे। नो, इट इज गिफ्टेड फ्रॉम द नेचर, ये हमें सोसाइटी से गिफ्ट मिला है। अरे हमारे पूर्वजों को क्या बोलते थे? एच से बोलते थे, नाम बताओ। एच, होमो Sapiens. होमो सेपियंस। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। तो भैया यही बात गलत है। तो नेचुरल रिसोर्सेज है, गिफ्टेड फ्रॉम द नेचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कुंदन, नंबर 4। डी पार्ट। डी पार्ट यहाँ है कहाँ? डी पार्ट क्या है? सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। मैं अब जान निकाल दूंगा कुंदन की, अभी अभी समझाया है मैंने। सप्लाई कर्व की लेबर कैसी होती है, जल्दी बताएं। मैं अभी याद करा रहा हूँ कि सप्लाई कर्व लेबर की बैकवर्ड बेंडिंग होती है, और यहाँ लिखा है सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज अपवर्ड स्लोपिंग। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अरे कुंदन ये क्लियर हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होती। यस सर। तो अब बताओ, डी वाला तो गलत हो गया। कोशिश करो, कोई बात नहीं। डी सेविंग सेविंग कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द, अरे ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे सरकार पॉलिसी बनाती है जिससे लोगों की सेविंग कम या ज्यादा हो जाती है। सरकार, सेंट्रल अथॉरिटीज जिसमें सेंट्रल बैंक भी शामिल है, इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं कि देश की सेविंग को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। सरकार पॉलिसी बनाते इस तरह के इंटरेस्ट रेट ले आए सेंट्रल बैंक को कहकर, और बाजार में लोग बैंकों में पैसे को सेव करने का काम ज़्यादा करें। ऐसी सरकार पॉलिसी बनाए तो सेविंग प्रमोट होती है। और याद रखना, जिस कंट्री की सेविंग प्रमोट होगी उस कंट्री की इन्वेस्ट, अरे सेविंग ही कल को कन्वर्ट होती है किसमें? कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट में, जिसकी वजह से उस कंट्री का प्रोडक्शन बूस्ट होता है। तो सेविंग कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी, बिल्कुल सही है, ट्रुथ है। आगे चलेंगे। चैतन्य, नंबर 5, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ऑल द फॉलोइंग्स आर द वेरिएबल फैक्टर्स। व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हो, सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, बस एक, अरे चारों में से तीनों में वेरिएबल फैक्टर्स की बात हो रही है, एक वेरिएबल फैक्टर नहीं है। कौन सा? सर बी। द सीड एंड फर्टिलाइजर वेरिएबल फैक्टर है। द फील्ड दैट कैन बी क्लियर, यस। Sir, B. हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अरे अनुषा क्लियर है? Yes, sir. The marginal product of variable input is best described as, जितेश। B. अरे मार्जिनल प्रोडक्ट का मीनिंग तुमने याद कर रखा है, वो कह रहा है इन चारों में से बेस्ट ढूंढ दो। तुमने याद कर रखा है एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, ये तुमने याद करा हुआ है। यहाँ बेस्ट क्या चल रहा है? एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट, बिल्कुल ठीक है जी। फिक्स फैक्टर की वजह से आउटपुट का चेंज नहीं होता है, वेरिएबल फैक्टर की वजह से। कोई डाउट है तो पूछ लो। जितेश क्लियर है? हाँ भैया। जितेश को बताना है 7th क्वेश्चन का आंसर। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, Decreasing marginal cost. क्या? दोबारा बोलो जितेश, क्या बोला आपने? Decreasing marginal cost. नहीं नहीं, अरे भैया पहले तो ये याद कर लो जो उसने नाम बोला है, बहुत बढ़िया वाली बात है ये। जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है ये है सेकंड फेज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अनुषा मैंने क्या बोला है? Decreasing average variable cost होगा फिर।
नहीं नहीं, अभी पहले पहले चीजों को याद करो, अभी गड़बड़ है, अब सोच नहीं पा रहे क्वेश्चन। मैंने आपको बताया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 फेज होते हैं, जिसमें से इस दुनिया का हर प्रोड्यूसर अपने आप को सेकंड फेज में रखना चाहता है। इस सेकंड फेज को टेक्निकली क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। क्या कहा जाता है, जल्दी बोलो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न में मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सेकंड फेज का, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट, जल्दी बताओ क्या होता है? फॉल बट पॉजिटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है लेकिन बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है। याद रखना, जब मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है उस वक्त टीपी क्या है? इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। और जब टीपी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, तो कॉस्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रोडक्शन का घटना, कॉस्ट का, कौन बताएगा? कॉस्ट का बढ़ना। यस, ये रिलेशन याद कर लो। पेपर वाला या पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन प्रोडक्शन का देगा और आंसर कॉस्ट में टिक कराएगा। प्रोडक्शन और कॉस्ट एसोसिएटेड हैं। प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ता है, कॉस्ट इन्फ्लुएंस होती है, और कॉस्ट में इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस होता है। वो क्वेश्चन ऊपर चला रहा होगा प्रोडक्शन का और नीचे आंसर मांग रहा होगा कॉस्ट वाला, या कॉस्ट का क्वेश्चन चलाएगा प्रोडक्शन का। ये रिलेशन नहीं सीखा, क्वेश्चन गया। अनुषा को बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, सेकंड फेज ऑफ लॉ वेरिएबल पोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, जिसमें प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा होता है। और आपको मालूम है जब मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट, अरे जल्दी बताओ, बढ़ेगी। और यहाँ मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, तो एक ही बात है ये। तो बता दो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, आंसर कौन सा? सी। बढ़िया। अरे चेतन, बात समझ में आ गई? यस सर। तो यहाँ आंसर सी, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। अरे मयूरी, बात समझ में आ रही है? मयूरी, सुरेंद्र, हाँ भैया सर। एक दो बच्चों को थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है मुझे लग रहा है ना सुरेंद्र? हाँ अभी वो लाइट चली गई थी। अच्छा कनेक्ट कर लिया। ठीक है। अरे कुंदन, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, मेरा 8वां क्वेश्चन कुंदन आपको बताना है। शॉर्ट रन, चारों में से एक बात। At least one factor of production. बिल्कुल ठीक है जी। अरे बिल्कुल ठीक बोल रहा है। लॉ वेरिएबल पोर्शन में बोल रहा है, कौन सी बात ठीक है बताओ? तो एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फर्म नाइदर लीविंग नॉर एंटरिंग इन द, अरे शॉर्ट पीरियड का मतलब है ये कि कम से कम एक फैक्टर फिक्स है, कम से कम एक फैक्टर फिक्स होना चाहिए। अरे क्लियर है अनुषा? यस सर। अगला क्वेश्चन सुरेंद्र, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट शॉर्ट रन में 4 में से एक बात सबसे बढ़िया ढूंढो। मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट इन शॉर्ट पीरियड। एग्जिबिट ऑल द फॉलोइंग रिलेशन एक्सेप्ट। अरे इन तीनों की एक बात गलत लिखी है, यहाँ पर 3 बातें ठीक लिखी हैं, वो गलत ढूंढनी है। सुरेंद्र का नंबर है। 3 बातें ठीक है, एक बात गलत है। टीपी, एपी, एमपी। सुरेंद्र कर पाओगे ट्राई? हाँ सर कर रहा हूँ। अरे सबने तीनों फेज याद करें, जल्दी जल्दी करने का काम है। टीपी राइजिंग, एपी और एमपी वो कह रहा है मे बी आइदर राइजिंग और फॉलिंग। बिल्कुल ठीक है। अरे याद आ रहा है अनुषा पहली वाली बात? अरे सुरेंद्र पहली वाली बात। हाँ भैया। टीपी ये बढ़ रहा है और इसमें एपी और एमपी बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। सबको याद आ रहा है ये बढ़ भी सकते वाले में सही है। दूसरा वाला भी ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ो भैया। सुरेंद्र कर पा रहा है ये, बिल्कुल ठीक है। वेट कर रहे हैं 10-15 सेकंड का। थर्ड वाली भी सही है सर, क्योंकि जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होता है एवरेज। डी को पढ़ के बताओ, आंसर बताओ कौन सा है गलत, कौन सा है? हाँ सर डी रॉन्ग है भैया। डी हाँ सारे याद कर,
बिल्कुल ठीक कह रहा है सुरेंद्र, सारे याद कर लो। वो कह रहा है एमपी मैक्सिमम जब होता है तो एपी के बराबर होता है, गलत। एक्चुअली में एपी जब मैक्सिमम होता है तब वो एमपी के बराबर होता है, एपी मैक्सिमम होता है। अभी पीछे करके आए कुंदन, याद आ रहा है? एपी मैक्सिमम होता है तो एमपी के बराबर होता है। यस सर। तो यहाँ डमरू गलत है। बड़ी अच्छी तैयारी हो तब जाके ये चीजें पता चलती है। तो ये तैयारी का लेवल, और ऐसा मत कर देना आगे दौड़ पीछे छोड़ कि अभी याद है और 10 दिन बाद पता चले चैप्टर ही साफ हो जाए। अनुषा बात समझ में आ रही है? यस सर, बट इसमें क्वेश्चन बहुत अजीब अजीब है। अजीब अजीब, आप देखो इस अजीब का मतलब ये है कि तैयारी की कमी है, और जब आसान लगे का मतलब तैयारी ठीक हो गई है। जब तक कोई भी चीज पढ़ाई में अजीब लग रही है का मतलब अभी मामला रिजल्ट से बहुत पीछे चल रहा है। तो मेहनत करके ये अजीब अजीब वाला काम ठीक किया जा सकता है। ठीक है अनुषा, इसका मतलब मेहनत की जरूरत है। ओके सर। तो मेरा 10th क्वेश्चन, अनुषा जल्दी से। मेन डिफरेंस शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड का। सही बात, बेस्ट ढूंढ दो इसमें से। वाह, मिल गया, जल्दी बोलो जी। लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट स्टेटमेंट। कुंदन बोलो। सर सी पार्ट। बढ़िया, अरे बढ़िया। अनुषा समझ में आ गया? यस सर। इन शॉर्ट पीरियड एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट इज फिक्स्ड। बिल्कुल बढ़िया भैया। अभी समय की लिमिटेशन, अगली क्लास में भैया पहले तो पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो, प्रिसाइज नोट जो भेजे हैं उसको अच्छे से पढ़ लो, कोई कंफ्यूजन है मार्क करके पूछ लो, और साथ में क्वेश्चन बैंक का काम अगली क्लास में हम खत्म करेंगे। क्लियर है? सबको करना है काम। अनुषा क्लियर है? यस सर। कुंदन हो जाएगा? यस सर। तो अगली क्लास में चैप्टर को क्लोज करेंगे और उसके बाद फिर नए चैप्टर